नमस्कार। आज हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास के उस हिस्से में चल रहे हैं जिसे अक्सर लोग जल्दी जल्दी पलट देते हैं। हम बात कर रहे हैं सैयद और लोधी डायनेस्टीज की। हमारे पास जो क्लास नोट्स हैं वे बताते हैं कि तैमूर के भयानक हमले के बाद दिल्ली में एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया था। सिंहासन लगभग खाली था। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन है ये समझना कि इस खालीपन को भरने की कोशिश किसने और कैसे की, सैयद वंश ने क्या गलतियां की और लोधी वंश वो लगभग सफल होने के बाद भी क्यों बिखर गया। और सबसे बड़ा सवाल कि मुगलों के लिए दरवाजा आखिर खुला कैसे। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। हम 1414 से 1526 तक के करीब 112 साल के इतिहास को देख रहे हैं। ये एक ट्रांजिशनल फेज था। सही। सैयद वंश जो करीब 37 साल तक रहा, असल में तुगलक सल्तनत के मलबे पर खड़ा होने की एक बहुत कमजोर कोशिश थी। और फिर आए लोधी, जिन्होंने 75 साल राज किया और दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक बने। उनकी कहानी का अंत तो भारत के इतिहास की सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक में हुआ। तो इन नोट्स के जरिए हम इन किरदारों, उनके फैसलों और उनकी विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां से। इन नोट्स में लिखा है कि वो पहले मुल्तान का गवर्नर था, लेकिन तैमूर के हमले के बाद उसकी किस्मत ही पलट गई। हाँ। जब तैमूर यहाँ से वापस गया तो उसने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर बना दिया। मतलब एक तरह से दिल्ली की चाबी उसके हाथ में थमा दी। और यहाँ बहुत ही दिलचस्प पॉलिटिकल मूव देखने को मिलता है। अच्छा। खिज्र खान ने दिल्ली पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। उसने खुद को रैयत आला कहलवाया। रैयत आला, इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है सबसे ऊंचा सेवक या प्रतिनिधि। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक क्लासिक राजनीतिक चाल थी। कह सकते हैं एक तीर से दो निशाने। एक तीर से दो निशाने, वो कैसे? देखिए, सुल्तान ना कहलाकर एक तरफ तो वो तैमूर के वंशजों को खुश रख रहा था। ओके। ये दिखाकर कि मैं तो बस आपका ही नुमाइंदा हूं, आपका राज चला रहा हूं। और दूसरी तरफ दिल्ली के जो ताकतवर अमीर और सरदार थे, उन्हें यह संदेश दे रहा था कि देखो, मैं सत्ता का भूखा नहीं हूं, मैं तुम में से ही एक हूं। अच्छा। ये ताकत होते हुए भी विनम्र दिखने की कला थी, ताकि कोई आपको शुरुआती तौर पे ही एक बड़े खतरे के तौर पे ना देखे। बहुत सोची समझी रणनीति थी ये। वाह, मतलब उसने अपनी जगह बनाने के लिए खुद को छोटा दिखाया। हाँ। लेकिन उसके बेटे ने ऐसा नहीं किया। नहीं। खिज्र खां के बाद आया मुबारक शाह। हाँ। और उसने आते ही सुल्तान और शाह दोनों उपाधियां अपना ली। ये तो एक तरह से खुली घोषणा थी कि अब हम किसी के प्रतिनिधि नहीं, हम ही असली शासक हैं। बिल्कुल। और मुबारक शाह इस वंश का सबसे काबिल शासक माना भी जाता है। उसने सिर्फ उपाधियां ही नहीं ली, बल्कि अपने नाम के सिक्के भी चलाए और खुतबा भी पढ़वाया। खुतबा, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों था? खुतबा मतलब जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों में होने वाला उपदेश या सरमन। उस उपदेश में शासक का नाम लिया जाता था। तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाना एक तरह से पूरे राज्य में हर शहर, हर गांव की मस्जिद में ये ऐलान करने जैसा था कि अब से मैं ही असली बॉस हूं। अच्छा। ये सोवरेंटी यानी संप्रभुता का सबसे बड़ा सबूत माना जाता था। उसने यमुना के किनारे मुबारकाबाद नाम का एक शहर भी बसाया। लेकिन काबिल होने के बावजूद उसका राज आसान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। नोट्स के मुताबिक उसके दुश्मन चारों तरफ थे। पश्चिम में बहलोल लोधी, पूरब में जौनपुर का सुल्तान, दक्षिण में ग्वालियर। पर कमाल की बात तो ये है कि उसे इन बाहरी दुश्मनों ने नहीं, बल्कि उसी के वजीर ने मरवा दिया। और ये सल्तनत के इतिहास का एक कड़वा सच है। असली खतरा सरहद पर नहीं, बल्कि अक्सर दरबार के अंदर ही बैठा होता है। मुबारक शाह की हत्या ने यह साबित कर दिया। लेकिन जाने से पहले उसने इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। क्या? उसने याहिया बिन अहमद सरहिंदी नाम के एक लेखक को संरक्षण दिया, जिसने तारीख-ए-मुबारक शाही नाम की किताब लिखी। आज सैयद वंश के बारे में हमें जो कुछ भी पता है, उसका सबसे बड़ा जरिया वही किताब है। मुबारक शाह के बाद तो जैसे वंश का पतन एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में चला गया। हाँ, बिल्कुल। एक के बाद एक जो सुल्तान आए, वे नाम के ही सुल्तान थे। हालत इतनी खराब हो गई कि अगले सुल्तान मोहम्मद शाह को मालवा के हमले से बचने के लिए बहलोल लोधी से मदद मांगनी पड़ी। ये वैसा ही था जैसे आप अपने घर की हिफाजत के लिए किसी बाहरी आदमी को बुलाएं और फिर वही आपके घर पर कब्जा करने का सपना देखने लगे। सही। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी को खुश करने के लिए उसे अपना बेटा कहा और खान-ए-खाना की उपाधि दी, जो उस समय की सबसे बड़ी उपाधियों में से एक थी। उसने अनजाने में ही
उस भेड़िए को और ताकतवर बना दिया जो उसके वंश का शिकार करने वाला था। और अंत तो और भी अजीब था। आखिरी शासक अलाउद्दीन आलम शाह, हाँ, जिसे नोट्स में सबसे अयोग्य कहा गया है, वो अपने ही वजीर से इतना तंग आ गया कि दिल्ली का तख्त छोड़कर बदायूं भाग गया और बोला कि मुझे वहीं रहना है। मतलब उसने खुद ही सल्तनत छोड़ दी। सोचिए, दिल्ली का सिंहासन खाली पड़ा है, सुल्तान खुद भाग गया है। ऐसे में वजीर हामिद खान ने वही किया जो सबसे तार्किक था। क्या किया उसने? उसने शहर की चाबियां उस वक्त के सबसे ताकतवर आदमी बहलोल लोधी को सौंप दी और इस तरह बिना किसी बड़ी लड़ाई के 1451 में सैयद वंश का चुपचाप अंत हो गया। तो इस तरह सैयद वंश बिना किसी शोर शराबे के खत्म हो गया और दिल्ली का तख्त उस आदमी के हाथ में आ गया जिसे उन्होंने खुद पाला पोसा था, बहलोल लोधी। यहीं से दिल्ली सल्तनत के आखिरी अध्याय यानी लोधी वंश की कहानी शुरू होती है। हाँ, संस्थापक बहलोल लोधी, जिसने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे लंबा 38 साल तक शासन किया। और बहलोल एक महत्वाकांक्षी और काबिल शासक था। उसने जौनपुर को जीतकर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, जो काफी समय से दिल्ली के लिए सिरदर्द बना हुआ था। सही। लेकिन इन नोट्स में उसके बारे में एक ऐसी बात लिखी है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। क्या? यहाँ लिखा है कि बहलोल लोधी को द्वितीय सिजेरियन सुल्तान कहा जाता है। एक मिनट, सिजेरियन? हाँ। मतलब जूलियस सीजर? हाँ। ये तो बहुत बड़ी तुलना है ना? भारत के एक सुल्तान की तुलना रोम के सबसे महान जनरल से। इसका क्या मतलब हो सकता है? नोट्स में कुछ और बताया है? नहीं, नोट्स में बस इतना ही लिखा है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है ये उसकी सैन्य रणनीति की वजह से हो, या जिस तरह उसने एक बिखरे हुए राज्य को इकट्ठा कर अपना साम्राज्य बढ़ाया उसकी वजह से हो। सीजर भी तो ऐसे ही सत्ता में आया था। अच्छा। ये तुलना दिखाती है कि इतिहास लिखने वाले उसकी काबिलियत से कितने प्रभावित थे। खैर, उसका आखिरी अभियान ग्वालियर के खिलाफ था, जहां से लौटते हुए 1489 में उसकी मौत हो गई। बहलोल के बाद गद्दी पर बैठा उसका बेटा सिकंदर लोधी। और ये किरदार तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। बहुत ज्यादा। इन नोट्स को पढ़ के ऐसा लगता है जैसे एक ही इंसान के अंदर दो अलग अलग लोग रह रहे हों। एक तरफ वो कला और साहित्य का दीवाना है, वो खुद गुलरुखी के नाम से कविताएं लिख रहा है। सिर्फ कविताएं ही नहीं, उसके समय में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में पहली किताब लिखी गई, लज्जत सिकंदर शाही। ये दिखाता है कि वो संस्कृतियों के संगम में कितनी दिलचस्पी रखता था। यहाँ तक कि आयुर्वेद पर भी एक ग्रंथ लिखा गया, तिब्बत सिकंदरी। उसका वजीर मियाँ भुइयाँ दिल्ली में आज भी मौजूद मोट की मस्जिद बनवाता है। ये सब उसकी सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन था। और प्रशासनिक तौर पर भी उसने गजे सिकंदरी शुरू किया, जमीन नापने का एक पैमाना जो मुगलों के आने तक चलता रहा। राइट। ये अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने की एक बड़ी कोशिश थी। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू आता है जो काफी डार्क है। हाँ। नोट्स में उसे एक धर्मांध व्यक्ति भी कहा गया है। हाँ, और ये उसके व्यक्तित्व का विरोधाभास है। उसने पीरों की मज़ारों पर महिलाओं के जाने पर रोक लगाई, हिंदुओं के पवित्र नदियों में स्नान करने पर पाबंदी लगाई और मुहर्रम के ताजिए निकालने बंद कर दिए। तो सवाल ये है कि एक ही आदमी इतना कला प्रेमी और इतना कट्टर कैसे हो सकता है? ये दोनों बातें एक साथ कैसे फिट होती हैं? ये उस दौर की राजनीति का एक क्लासिक उदाहरण है। अच्छा। कला और संस्कृति का संरक्षण उसकी सॉफ्ट पावर थी, जिससे वो पढ़े लिखे तबके और दरबारियों को अपनी तरफ रखता था, अपनी एक सोफिस्टिकेटेड छवि बनाता था। वहीं धार्मिक कट्टरता उसकी हार्ड पावर का प्रदर्शन थी, जिससे वो उलेमा यानी धार्मिक गुरुओं के वर्ग को खुश रखता था और अपनी एक अनुशासित और ताकतवर शासक की छवि को मजबूत करता था। मतलब एक बहुत सोचा समझा संतुलन था। बिल्कुल, एक बहुत ही सोचा समझा संतुलन था जो उस समय कई शासक अपनाते थे। और इसी सिकंदर लोदी ने एक और बहुत बड़ा काम किया। 1504 में उसने आगरा शहर की नींव रखी और 2 साल बाद उसे अपनी राजधानी बना लिया। ये वही आगरा है जो आगे चलकर मुगलों की शान बना और ताजमहल का घर कहलाया। इसकी शुरुआत सिकंदर लोदी ने की थी। बिल्कुल। 1517 में गले की बीमारी से उसकी मौत हो गई और उसके बाद तख्त पर बैठा उसका बेटा इब्राहिम लोदी। और यहीं से लोधी वंश के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। हाँ, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान। उसने ग्वालियर तो जीत लिया, लेकिन 1518 के आसपास खतौली की लड़ाई में वो मेवाड़ के महान राणा सांगा से बुरी तरह हार गया।
ये सल्तनत की घटती सैन्य ताकत का एक बड़ा संकेत था। लेकिन सल्तनत का असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर ही था। मतलब? इब्राहिम लोदी का स्वभाव बहुत कठोर और शक्की था। उसे अपने अफगान सरदारों पर ही भरोसा नहीं था। उसने कई बड़े बड़े सरदारों को सरेआम अपमानित किया, जिससे वे सब उसके खिलाफ हो गए। और लोदी सल्तनत की ताकत तो इन्हीं अफगान सरदारों की वफादारी पर टिकी थी। बिल्कुल, और इब्राहिम ने उसी नींव पर हमला कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि उसके अपने ही लोग उसके खून के प्यासे हो गए। हाँ, पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी, जो इब्राहिम के बर्ताव से तंग आ चुका था, और खुद सुल्तान का चाचा आलम खान लोधी, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने काबुल के शासक ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता भेज दिया। और वो सोच क्या रहे थे? उन्होंने सोचा था कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा, दिल्ली को लूटेगा और वापस चला जाएगा, और तख्त उनके लिए खाली हो जाएगा। लेकिन उनकी सोच बहुत गलत साबित हुई। और उसी न्योते का नतीजा था 21 अप्रैल 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। एक तरफ इब्राहिम लोदी की लाखों की विशाल सेना और दूसरी तरफ बाबर की एक छोटी अनुशासित फौज, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो भारत में नई थी। तोपें। हाँ। और एक बेहतरीन युद्ध रणनीति। हाँ। नतीजा हम सब जानते हैं, बाबर की जीत हुई। हाँ। और इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में ही मारा गया। अच्छा। वो दिल्ली सल्तनत का पहला और एकमात्र सुल्तान था जो जंग के मैदान में लड़ते हुए मारा गया। उसकी मौत के साथ ही लोदी वंश का भी अंत हो गया। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है, ये पूरी कहानी? ये सत्ता के हस्तांतरण की है। बिल्कुल। तैमूर के जाने के बाद सैयद वंश उस खालीपन को भरने आया, लेकिन वो हमेशा कमजोर रहे, एक तरह के प्लेस होल्डर ही बनकर रह गए। और लोधियों ने सल्तनत को फिर से मजबूत करने की कोशिश की। हाँ। सिकंदर लोदी के समय में सांस्कृतिक और प्रशासनिक तौर पर काफी विकास भी हुआ। लेकिन परिवार के अंदर की दुश्मनी और अफगान सरदारों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा ने आखिर में उन्हें ही खत्म कर दिया। हाँ, वो कभी एक होकर एक मजबूत केंद्रीय सत्ता नहीं बना पाए। इब्राहिम लोदी का पतन सिर्फ एक शासक का अंत नहीं था। नहीं, ये 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का अंत था। और भारत में एक नए, कई ज्यादा बड़े और शानदार युग, यानी मुगल साम्राज्य की शुरुआत थी। पानीपत की उस एक लड़ाई ने भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों से नहीं बनता। सही। ये प्रशासनिक सुधारों जैसे गज-ए-सिकंदरी, सांस्कृतिक विकास जैसे लज्जत-ए-सिकंदर शाही, और सबसे बढ़कर शासकों के व्यक्तिगत फैसलों और उनके स्वभाव से बनता है। इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसके अपनों की साजिश दिखाती है कि कैसे अंदरूनी फूट एक बहुत बड़े साम्राज्य को भी गिरा सकती है। नेतृत्व का भरोसा खोना किसी भी बाहरी हमले से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। इन नोट्स में बहलोल लोधी को द्वितीय सिजेरियन सुल्तान कहा गया है। स्रोत ये नहीं बताते कि ऐसा क्यों है, लेकिन ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। बिंदुसार और बहलोल लोधी जैसे भारतीय शासकों में ऐसे क्या गुण थे कि इतिहास लिखने वालों ने उनकी तुलना जूलियस सीजर जैसी हस्ती से की? इस तरह की तुलनाएं हमें इस बारे में क्या बताती हैं कि इतिहास को अलग-अलग संस्कृतियों और अलग-अलग दौर में कैसे देखा, लिखा और समझा जाता है?